बात करते हैं उस शहर की जो देश भर में स्वच्छता का सिरमौर है। हम इंदौर की बात कर रहे हैं, जिसके पास देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा है, और वो भी कई साल से। लेकिन उसके बावजूद इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। 3 के बजाय अब 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में बीमार हैं, भर्ती हैं। यूं तो यह घटना किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे, किसी भी गांव या मोहल्ले में होती तो भी सिस्टम पर सवाल उठते, और यह घटना तो देश के सबसे स्वच्छ शहर में हुई है, इसलिए मामला और भी गंभीर है। यह कोई ऐसी लापरवाही नहीं है जो अचानक से हुई है। यहां के स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से शिकायत की जा रही थी पानी की पाइपलाइन को लेकर के, तो उसमें सीवर का पानी मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद यहां जो संबंधित अधिकारी थे उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी, और इसकी कीमत 7 लोगों ने अपनी जान देकर के चुकाई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में यह हादसा हुआ है। पेयजल की मेन लाइन में लीकेज, और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अंबुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोगों की जान चली गई है, और यह सीधे सीधे सरकारी लापरवाही से हुई मौत का मामला है। इसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता, यह तो सोची समझी साजिश लगती है। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल घोर लापरवाही है, और जैसा आपने कहा कि ये बिल्कुल आपने कहा कि सोची समझी साजिश, क्योंकि इसलिए कि ये जो मामला है, ये जो दूषित पानी की शिकायतें हैं, ये नई नहीं हैं, ये काफ़ी पुरानी है। और ऐसा भी नहीं है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो इससे कहीं अनजान था। इस मामले को लेकर के लगभग 6 महीने पहले टेंडर जारी कर दिया गया था, बजट पास हो चुका था, और ये सीवर जो ये पानी की सप्लाई की लाइन है वो पूरी की पूरी बदली जानी थी। इसका मतलब ये है कि भनक पहले से थी, शिकायतें पहले से आ रही थी, लेकिन क्यों 6 महीने तक काम शुरू नहीं हो सका, और अंत में स्थिति इतनी ख़राब हुई कि जब दूषित पानी पीने वाले पानी से मिला, जो सीवर का पानी था, और पीने वाले पानी से उसकी सप्लाई हुई, लोगों ने वो पानी पिया, सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार हुए, 7 लोग उनकी जान जा चुकी है। पुष्पमित्र भार्गव जो कि महापौर हैं वो इंदौर के, वो खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या कुछ लोगों पर केवल कार्रवाई कर देने से इस पूरे मामले की अंबुज, बहुत अहम बात आपने कही है, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है कि आखिर 7 लोगों की जो मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह सिर्फ लापरवाही कह देना भर काफी नहीं है। सिर्फ कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देना और इक्का दुक्का अधिकारियों को बाहर निकाल देना नौकरी से, यह पर्याप्त नहीं है। इस बीच जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनका दर्द भी एक बार आप सुनिए। उल्टी दस्त की शिकायत हुई, आधा घंटा हुआ और खत्म हो गया। ये पानी बोल रहे हैं ड्रेनेज का पानी कम, और इसमें केमिकल ज्यादा मिला हुआ आ रहा है। ड्रेनेज की शिकायत करते हैं हम, यहाँ गली की ढाड़ की शिकायत कर रखी, कोई नगर निगम वाले आते नहीं है। इस गली में कोई नहीं आता है। तो हमारी ताई जी एक्सपायर हो गई है, बच्चा भी सीरियस है, वो भी आईसीयू में भर्ती है। और हमारी सरकार से सबसे यही गुजारिश है कि पानी का निराकरण, पानी की वजह से डॉक्टर बता रहे हैं हमारी ताई जी भी चली गई और बच्चा भी बहुत सीरियस है। हम यही चाहते हैं कि पानी का वो करे निराकरण, क्योंकि पीने के लिए यही पानी है नर्मदा का, जिससे मतलब गुजारिश होती है। 2 दिन से उल्टी दस्त और बुखार हो रहा है। किस वजह से हो रहा है डॉक्टर? ये पानी की वजह से ही हो रहा है। डॉक्टर ने भी बोला कि पानी खराब आ रहा है, इस वजह से हो रहा है। प्रदूषित पानी से लोगों की जान जाने की इस घटना पर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह ट्रिपल इंजन सरकार की नाकामी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि लापरवाही के खिलाफ एक्शन हो रहा है और पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। ये कोई मेन मिस्टेक नहीं हो सकती, मैनुअल मिस्टेक नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं से कुछ टेक्निकल मिस्टेक, कोई आदमी ने जानबूझकर थोड़ी ख़राब किया, कोई आतंकवादी थोड़ी रहते हैं वहाँ पर। मैनुअल मिस्टेक नहीं, इसलिए कौन जिम्मेदार है अभी ये बात करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, हम इसके कहाँ से गंदा पानी आ रहा है इसकी पूरी जांच करेंगे, आधुनिक तकनीकी से जांच करेंगे, और साफ़ पानी जाए और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी हम चिंता करेंगे। ये एक तरह की वानगी है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर ने जो अद्भुत और अकल्पनीय वोट दिया, उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। कभी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है
तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तकरार जारी है। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है ये प्रतिनिधिमंडल। एसआईआर से जुड़ी आपत्तियां और सवालों को लेकर के ये मुलाकात की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा है। एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में घमासान छिड़ा हुआ है, जहां विरोधी पार्टी यानी बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का यह दावा है कि एसआईआर गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, एसआईआर का घमासान बंगाल से अब होते हुए दिल्ली तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर रहा है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या शिकायतें हैं बेसिकली टीएमसी की? बिल्कुल, जो तृणमूल कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है आपसे करीबन 10 मिनट पहले यहाँ चुनाव आयोग पहुंचा है और फिलहाल ये बैठक शुरू हो चुकी है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और जो सहयोगी चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ में। फिलहाल जो है जो तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है जो यहाँ पर पहुंचा है, उसकी मुख्य आपत्ति एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के है। और एसआईआर की प्रक्रिया देखिए, वैसे तो इसका पहला चरण पूरा हो चुका है, ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आ चुकी है, 58 लाख लोगों के नाम जो है जिसमें से हटाए गए हैं। लेकिन जो विवाद है, जो तृणमूल कांग्रेस को आपत्ति है, वो इस चीज़ को लेकर के है उसके बाद भी अभी लाखों लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिए, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आ चुका है, लेकिन उनके जो है जो जानकारी जो दी गई है उसमें मिसमैच पाया गया है। यानी कि चुनाव आयोग की टर्म में अगर बात करें तो जो मैपिंग की गई है वहां पर गड़बड़ियां पाई गई हैं और उसको लेकर के चुनाव आयोग पे ये लोग पहुंचे। इनका ये कहना है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया के चलते हजारों लाखों लोगों के वोट कटने की आशंका बनी हुई है और ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें अंकित। इस बीच ममता बनर्जी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। ममता देश के गृह मंत्री को धमकी दे रही हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है घुसपैठियों को बचाने के लिए गृह मंत्री को धमकी दे रही हैं। ममता बनर्जी तानाशाही कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का दमन हो रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक एक घुसपैठिए को निकाल दिया जाएगा, बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कहा कि आप होटल के अंदर छुप कर बैठे और आप भाग्यवान हैं जो हम आपको होटल के बाहर निकलने दे रहे हैं, वरना अगर हम चाहते तो आपको होटल से बाहर निकलने नहीं देते। यह देश के एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्द हैं अपने ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए। घुसपैठियों का नाम इलेक्टोरल रोल में कटता है। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है। और ममता जी, आप ये जो धमकी गृह मंत्री को दे रहे हैं, यह धमकी केवल गृह मंत्री जी के लिए नहीं है, ये धमकी प्रत्येक भारतीय के लिए है। मगर ममता जी, आप याद रखिए, बंगाल अब नहीं सहेगा। बंगाल ने भी निर्णय लिया है कि 15 अप्रैल 2026 के बाद 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी। भाजपा की सरकार बनने के बाद चुन चुन करके, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 2027 को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है और इसी के चलते नए साल में योगी कैबिनेट में विस्तार संभव है। बड़े फेरबदल की तैयारी है, कुछ की छुट्टी हो सकती है तो कई विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यूपी में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 6 नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। कल शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद कयास तेज है। खरमास के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी सरकार में इस समय 54 मंत्री हैं, जबकि 60 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में 6 नए मंत्रियों की जगह बनती है अभी और जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जातिगत समीकरण से लेकर बाकी समीकरणों के आधार पर मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। अभी 54 मंत्री हैं,
मंत्रियों की संख्या 60 तक मुमकिन है। कई मौजूदा मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। 1 महीने के अंदर संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकते हैं। यूपी में कौन कौन मंत्री बन सकता है, उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला, इसके अलावा मनोज पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति और महेंद्र सिंह। तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त राम मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम के, और ये तस्वीरें आ रही हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। राम मंदिर में दर्शन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ है और इस मौके पर राजनाथ सिंह भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचे हैं, आरती ले रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आम लोग तो पहुंच ही रहे हैं, और ऐसे में बड़े नेताओं के भी अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या पहुंचे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। विशेष अनुष्ठान में शामिल हुए हैं राजनाथ सिंह। मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु श्री राम की पूजा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद। तो आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और इस मौके पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह सीएम योगी के साथ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे, वहां दर्शन पूजन किया, और राजनाथ सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। रामलला की आरती में हिस्सा लिया है। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां कई ब्रांड के नकली खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं। बड़ी कंपनियों के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। भारी मात्रा में नामी कंपनियों के नकली सामान को जब्त किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इन मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया है। कई ब्रांड के नकली खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं, यानी रैपर और डब्बे महंगे ब्रांड्स के थे और अंदर सामान घटिया क्वालिटी का था। इसमें नमक से लेकर के तेल और दूसरे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मेरठ जो मिलावटखोर हैं उनका बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है और बड़ी कार्रवाई की गई है दिल्ली में क्राइम ब्रांच की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ। त्योहारों के मौसम में तो इनके खिलाफ कार्रवाई की ही जाती है, और अब नए साल से पहले भी छापेमारी की गई है। बड़ी कंपनियों के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उस पर नकेल कसी गई है। घी के डब्बे आप देख सकते हैं, नमक देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी रैपर और डब्बे हैं, जो पैकेट्स हैं, वो ब्रांडेड कंपनियों के हैं। अंदर घटिया सामान है। लोगों के स्वास्थ्य से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, मिलावटखोरों पर बड़ा शिकंजा कसा गया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये मिलावटखोर अपना धंधा अब तक बेखौफ कैसे चला रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच है कंगन, उनको ये जानकारी मिली थी कि कंझावला के इलाके में ये नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री लंबे समय से चलाई जा रही है। जो खुफिया अधिकारी से दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली। जब दिल्ली पुलिस और जो कंपनियों की टीमें हैं उनकी तरफ से शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो जहाँ पर भारी खुलासा हुआ, जहाँ पर जो नकली घी है जो आप अभी जिक्र कर रहे थे तस्वीरों में, वो बरामद हुआ। तीनों के नकली शैशे मिले, 1200 से ज्यादा ऑल आउट मिले, और नकली नमक बनाने वाली कंपनियां भी वहां पर नकली रैपर का इस्तेमाल करती थी, जिसमें से 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम नितिन कुमार, राजस सिंघल, देवेंद्र गुर्जर, मुजाहिद और कार्तिक, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है क्राइम ब्रांच ने। सबसे बड़ी बात है कि जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो ये बताया गया कि दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े लोगों को ये पूरा का पूरा सामान सप्लाई किया जाता था, और मार्केट में बड़ी मात्रा में ये नकली सामान लोगों को पहुंचाया जाता था, जो लोगों के सेहत से एक बड़ा खिलवाड़ है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में ये जांच कर रही है कि ये सिंडिकेट कितना बड़ा था, कितने समय से चलाया जा रहा था, और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुशील। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया को आखिरी विदाई दी जा रही है। अंतिम यात्रा पर बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया। बीएनपी की
प्रमुख थी और उनका कल निधन हो गया 80 साल की उम्र में। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। बड़ी संख्या में बीएनपी के समर्थक यहां पहुंचे हैं अपनी पूर्व नेता को विदाई देने के लिए। खालिदा जिया का निधन ऐसे समय में हुआ है जब उनके बेटे तारिक रहमान निर्वासन से वापस बांग्लादेश लौटे हैं। लंबे समय से बीमार चल रही थी। काफी ज्यादा बीमार होने की वजह से ही पार्टी की कमान उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी थी और यह संयोग रहा कि बेटे ने बांग्लादेश में वापस कदम रखा और उसके कुछ दिनों बाद खालिदा जिया का निधन हो गया। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, खालिदा जिया को अंतिम विदाई दी जा रही है और ऐसे समय में जब चुनाव होने जा रहे हैं, बीएनपी के एक मजबूत नेता का, बड़ी नेता का निधन हुआ है, क्या किस तरह से देखते हैं इस खबर को? देखिए, खालिदा जिया बांग्लादेश के बड़े नेताओं में से एक थी। हालांकि शेख हसीना के शासनकाल में वो लंबे समय तक जेल में भी रही हैं। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे और जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर बाहर गई अगस्त 2024 में, उसके बाद से शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद खालिदा जिया की बांग्लादेश में वापसी होती है और वहां पर उनकी पार्टी अपनी मजबूती बनाने की कोशिश करती है। उनका बेटा लंदन से वापस आता है 17 साल बाद, लेकिन खालिदा जिया की तबीयत बहुत बिगड़ी रही इस बीच और लगातार वो अस्पताल में भर्ती रही, जिस वजह से उनकी पार्टी के प्रचार प्रसार पर भी असर पड़ रहा था। और यही वजह रही कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ढाका पहुंचते हैं, 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अवामी लीग की गैर मौजूदगी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी बांग्लादेश के आम चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। तो कहीं ना कहीं खालिदा जिया के निधन के बाद उनकी पार्टी को एक सहानुभूति का वोट वहां पर जरूर मिलने की संभावना दिखाई पड़ सकती है। लेकिन खालिदा जिया की इस अंतिम विदाई में भारत सरकार ने अपने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को ढाका भेजा है। भारत यह संदेश देना चाह रहा है कि वो बांग्लादेश की जनता के साथ, बांग्लादेश के लोकतंत्र के साथ मजबूती से खड़ा है और एक सशक्त लोकतंत्र का पक्षधर भारत है और इसीलिए डॉक्टर जयशंकर को भारत ने बांग्लादेश भेजा है और अंतिम विदाई में डॉक्टर जयशंकर भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। और विशाल, अगर बात की जाए तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो रहे, खालिदा जिया का जो शासनकाल रहा था वो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे थे, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि भारत यही संदेश देना चाहता है कि वहां जो भी लोकतांत्रिक सरकार बनती है भारत उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत विरोधी जो वहां पर भावनाएं भड़काने की कट्टरपंथी कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार की ओर से कोशिश यही की जा रही है कि उसे संतुलित किया जाए। विशाल, देखिए, भारत की कोशिश हमेशा से यही रहती है कि वो बांग्लादेश की जनता के साथ खड़ा दिखाई दे, उनके मुद्दों के साथ खड़ा दिखाई दे और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसे और ज्यादा मजबूती मिले। क्योंकि सियासत की वजह से बांग्लादेश में कुछ जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उन्होंने भारत और बांग्लादेश के जनता के बीच जो रिश्ते हैं उसमें तनाव लाने की साजिशें की। हालांकि उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और भारत लगातार एक के बाद एक ऐसे कदम उठाता है जिससे इस भारत बांग्लादेश की जनता के बीच में जो रिश्ते हैं उनको बड़ी मजबूती मिलती है। खासतौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके साथ कुछ पुरानी तस्वीरें भी साझा की हैं। और देखा जाए तो क्योंकि बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहे हैं उनका इंटरनल मामला है, लेकिन भारत हमेशा से एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक जो बांग्लादेश है उसका पक्षधर रहा है।